नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मोदी का विजय रथ रोकने के लिए अखिलेश यादव गठबंधन फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स कुछ ऐसी है कि कदम कदम पर रोड़े आ रहे हैं। अखिलेश की गठबंधन की रणनीति में भी ऐसा ही अब एक पेच फंस गया है। यूपी का चुनावी हिसाब किताब जम चुका है। कमल के खिलाफ महागठबंधन की औपचारिकताएं लगभग हो चुकी हैं। तामझाम के साथ ऐलान की भी तैयारी थी, लेकिन इन मौके पर गणित गड़बड़ा गया। पेच फंसा जाट और मुस्लिम वोट बैंक के टकराव का। लिहाजा अजीत सिंह की आरएलडी महागठबंधन में रहेगी या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। आरएलडी के साथ आज तक कुछ बातचीत नहीं हुआ। क्या काल होगा अभी तक नहीं बोल सकता है। अभी जो बातचीत हुआ केवल कांग्रेस के साथ ही बातचीत हुआ, और आरजेडी, जेडीयू, ममता जी का टीएमसी सब हम लोग को सपोर्ट देंगे। पेच कुछ ऐसा है। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समुदाय में टकराव जग जाहिर है। आरएलडी से गठबंधन के बाद अखिलेश को मुस्लिम वोटर दूर होने का डर है। महागठबंधन में आरएलडी के शामिल होने पर सवाल। अखिलेश यादव के सामने 3 चुनौतियां थी। पहली, सपा पे अपना वर्चस्व बनाना, जो उन्होंने कर लिया है। तीसरी होगी महागठबंधन के नेता के तौर पे सत्ता हासिल करना। फिलहाल दूसरी की बारी है, और वो है रालोद और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाना। कांग्रेस से तो लगता है कि बातचीत बन गई है, लेकिन रालोद के साथ पेच अभी भी फंसा हुआ है। थोड़ा पेच एसपी और कांग्रेस में भी सीटों को लेकर बताया जा रहा है। कांग्रेस को 85 से 88 सीट देना चाहते हैं अखिलेश। कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें चाहती है। हालांकि ये मामला सुलझने में मुश्किल नहीं दिखती। ये जब इकट्ठा हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा और हम चुनाव इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तो अखिलेश चीफ मिनिस्टर है, और उसमें मैं भी 2 चीफ मिनिस्टर तो एक गठबंधन में हो नहीं सकते। तो मैंने कुछ रोज पहले ही ये कह दिया कि यदि गठबंधन होता है तो मैं फिर इस पोस्ट से दूर हो जाऊंगी। पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ वाली आरएलडी बुरे दौर में है। 2012 में यहाँ बीजेपी और बीएसपी का दबदबा था। महागठबंधन से दूर रहना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दिल्ली से जावेद अंसारी के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और इसी चुनावी मौसम में नेताओं के दल बदलने की रफ्तार भी तेज हो गई है। दिग्गज कांग्रेसी एनडी तिवारी 90 साल की उम्र में हाथ का साथ छोड़कर कमल के हो गए हैं। देश के 5 राज्यों की फिजा में सियासी महक प्रचंड होती जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं, और इसी महक के सहारे नेता अपनी अपनी पसंद के दल का चुनाव करने में जुटे हुए हैं। 2 दिन पहले पैदाइशी कांग्रेसी बने सिद्धू के बाद इस सिलसिले में ताजा तरीन नाम है कांग्रेस के पुराने दिग्गज नारायण दत्त तिवारी का। 90 साल के एनडी तिवारी ने सियासत की नई पारी की शुरुआत की। हाथ का साथ छोड़कर कमल को थाम लिया है। बेटे रोहित शेखर भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर दोनों की नई एंट्री की प्रक्रिया पूरी की गई। माना जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बेटे रोहित शेखर को हल्द्वानी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पूर्व उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस इस फेरबदल को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। हलचल तमाम दलों में मची है। यूपी के साहिबाबाद से मौजूदा बीएसपी एमएलए अमरपाल शर्मा ने भी बीएसपी से निकाले जाने के तुरंत बाद कांग्रेस का हाथ थाम लिया। नेताओं का दल बदलना निजी फायदे की सियासत का दस्तूर है, जो खासतौर पर चुनावी दिनों में तेजी पकड़ता है। अभी भी यही हो रहा है। आज तक ब्यूरो। ताजा खबर अब ये आ रही है बीजेपी सूत्रों के हवाले से कि सिर्फ नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर ने ही कमल का साथ दिया है। एनडी तिवारी खुद बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, ऐसा कहना है बीजेपी के सूत्रों का। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। क्या बदल गया पिछले कुछ घंटों में कि एनडी तिवारी अब पार्टी में शामिल न होकर सिर्फ समर्थन देने वाले हैं? पद्मजा, मैं आपको बता दूं कि एनडी तिवारी की जो छवि है वो प्योर कांग्रेसी की है।
वो अलग बात है कि वो अपने बेटे के दबाव में भी बीजेपी में आने के लिए तैयार थे, लेकिन बीजेपी ने एनडी तिवारी को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि एनडी तिवारी के साथ जब वो गवर्नर थे एक वीडियो आया था और उसके बाद जिस उनके ऊपर बार कमेंट्स हुए और उसके बाद बीजेपी को लगता है कि अगर एनडी तिवारी कांग्रेस बीजेपी में आते हैं तो उससे बीजेपी को नुकसान होगा, इसलिए उनके बेटे को जरूर बीजेपी ने शामिल कर लिया है बीजेपी के अंदर। लेकिन एनडी तिवारी के लिए जो दरवाजा था वो नहीं खोला उन्होंने और उनको बाहर से ही जो है वो समर्थन दे अपने बेटे को और उनके बेटे को बीजेपी हल्द्वानी से टिकट देने जा रही है, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। लेकिन एनडी तिवारी की जो छवि है फिलहाल उत्तराखंड में उसको लेकर बीजेपी में संशय था और बीजेपी को लगता था कि उसका नुकसान शायद बीजेपी को होगा। तो उनका बेटा बनेगा बीजेपी का सदस्य। एनडी तिवारी महज समर्थक के तौर पर ही बीजेपी के साथ रहेंगे। हिमांशु, सारी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रुख अब पंजाब का करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के नॉमिनेशन के आखिरी दिन आज दिग्गज अपने अपने पर्चे भरने पहुंचे। कोई ट्रैक्टर चलाकर आया तो कोई लाव लश्कर लेकर जंग की सी तैयारी के साथ पर्चा भरने पहुंचा। 2 दिन पहले पैदाइशी कांग्रेसी बने सिद्धू जब पर्चा दाखिल करने निकले तो लगा कि जंग आज ही है। हजारों कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ गुलाबी पगड़ी बांधे सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट सीट के लिए पर्चा भरा और भरते ही दावा कर दिया कि पद नहीं चाहिए। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। अपने लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा मंसूबा नहीं कि मुझे कोई पद मिले या मुझे कोई ऐसी चीज मिले जिससे मुझे संतुष्टि होगी। उधर कैप्टन अमरिंदर ने सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लांबी सीट से पर्चा भरा। अमरिंदर पटियाला से भी पर्चा भर चुके हैं। बादल के खिलाफ खड़े होकर वो केजरीवाल के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। I have always been a soldier, I am a soldier at heart and soldier at heart करके उधर मैं उसको पटियाला में कराऊंगा और जनरल को जरा उसको सबक सिखाएंगे और यहाँ इस बूढ़े जनरल को। तो डोंट वरी, वी आर रेडी, गियर्ड अप एवरीवेयर। अकाली नेता और मंत्री सकिंदर सिंह मलूका भी लाव लश्कर के साथ भटिंडा की पूल से पर्चा भरने पहुंचे। वहीं आप नेता और सांसद भगवंत मान अपने अंदाज के मुताबिक ट्रैक्टर चलाकर पर्चा भरने पहुंचे। मान फजीलका की जलालाबाद से सीट से दावेदार हैं। भटिंडा से सुप्रिया भारद्वाज और अमृतसर से अशोक सिंगल के साथ आज तक ब्यूरो। सत्ता में रहते हुए और सत्ता के बाहर संपत्ति पर क्या असर पड़ता है, इसकी दिलचस्प मिसाल पंजाब में सामने आई है। अकाली उम्मीदवार प्रकाश सिंह बादल को लांबी से चुनौती देने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह की संपत्ति आधी हो गई है। लड़ाई है हमारी उनके साथ और उनको हराना है हमने, तो चुनौती तो ऑटोमेटिकली हो गई। लंबी से बादल को हराने का दावा कैप्टन भले ही कर रहे हैं, लेकिन संपत्ति की विकास दर के मामले में वो मात खा गए हैं। कैप्टन की संपत्ति महज 2.5 साल में आधी हो गई, वहीं बीते 5 साल में प्रकाश सिंह बादल की संपत्ति दोगुनी हो गई। आपके महल की कीमतें आधी रह गई है। वो तो फिर इट्स द प्राइसेस ऑफ द लैंड टुडे, जिस तरीके से इकोनॉमी पंजाब की चल रही है, सब लैंड के प्राइसेस गिर गए। कैप्टन अमरिंदर ने 2014 में अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के दौरान आखिरी हलफनामा दिया था, लेकिन इस बार के हलफनामे के मुताबिक उनकी चल अचल संपत्ति का भाव गिर गया है। पटियाला में जिस शाही महल यानी न्यू मोतीबाग पैलेस में कैप्टन रहते हैं, उसकी कीमत 2014 में 71 करोड़ थी, वहीं यह 2017 में महज 33 करोड़ रह गई। 2014 में कैप्टन अमरिंदर की कुल संपत्ति 86 करोड़ थी, जो अब महज 46 करोड़ रह गई है। कैप्टन लंबी के साथ साथ पटियाला से भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन पंजाब में सबसे बड़ी जंग लंबी की है, जहां से अकाली उम्मीदवार प्रकाश सिंह बादल मैदान में हैं। बादल के हलफनामे के मुताबिक 2012 के विधानसभा चुनाव से अब तक उनकी संपत्ति दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। 2012 में बादल ने करीब 6 करोड़ 75 लाख की चल अचल संपत्ति दिखाई थी, जबकि इस बार उनकी संपत्ति 14 करोड़ 49 लाख रुपए पहुंच गई है। संपत्ति की रेस में भले ही बादल ने कैप्टन को पछाड़ दिया है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव की रेस मुश्किल साबित हो सकती है। सत्ता के अंदर और सत्ता के बाहर रहने के दौरान किस तरीके से चुनाव आयोग को दिए हुए हलफनामे बदल जाते हैं, इसका अंदाजा आप कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल की संपत्तियों का रिकॉर्ड देखकर ही लगा सकते हैं। एक की संपत्ति आधी रह गई तो एक की दोगुनी हो गई। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सतेंद्र चौहान, जलालाबाद, आज तक।
पंजाब और गोवा में चुनाव है तो दिल्ली के आधे से ज्यादा विधायक गायब हो गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि ज्यादातर आपके विधायक दोनों राज्यों में चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली वालों को आखिर कौन पूछ रहा है? आपको बता दें कि 17 और 18 तारीख को विधानसभा का सत्र है दिल्ली में, पर सिर्फ 40 आपके विधायक ही इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। ज्यादातर विधायक या तो पंजाब में या गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रचार में बिजी हैं। इस बारे में बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। आधे से ज्यादा विधायक नहीं है इनके, मुख्यमंत्री तो आ ही नहीं रहे, मंत्री भी नहीं आ रहे हैं, और विपक्ष जो मात्र 3 संख्या में है उसमें से हमारे एक विधायक को आने नहीं दे रहे हैं अंदर। तो ये तो सब अलोकतांत्रिक हुआ कि जब आप सत्र बुला रहे हो, आधे से ज़्यादा आपके विधायक गायब हैं, कोरम की आपको चिंता करनी पड़ रही है। 67 विधायकों की पार्टी को बार बार कोरम का ध्यान करना पड़ रहा है, तो इससे दुर्भाग्य और दिल्ली के लोगों का क्या होगा। नोटबंदी के मुद्दे को कांग्रेस इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। आज से कांग्रेस नेताओं ने देश भर के आरबीआई दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो 1 हफ्ते तक चलेगा। कांग्रेस आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा भी मांग रही है। दिल्ली से त्रिवेंद्रम और मुंबई से गुवाहाटी तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरबीआई दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया। नोटबंदी के खिलाफ माहौल में अब भले ही ज्यादा गर्माहट बाकी न हो, लेकिन कांग्रेस मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती। एक बार फिर नोटबंदी पर कांग्रेस पार्टी सड़क की सियासत करने में जुट गई है। जी हां, राहुल गांधी ने जो बिगुल फूंका था संसद से, वो अब सड़क पर आके अपने चरम पर है। देश भर में कांग्रेस पार्टी नोटबंदी को लेकर घेराव कर रही है आरबीआई का, और यहाँ जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं किस तरह का मजमा है। लोग जो है तैयार बैठे हैं मार्च करने के लिए। कांग्रेस के निशाने पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल भी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उर्जित पटेल के नेतृत्व में आरबीआई की स्वतंत्रता खत्म हो गई और इसकी भूमिका सिर्फ मोदी सरकार के आदेशों का पालन करने तक ही सीमित रह गई है। कांग्रेस उर्जित पटेल के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। बुधवार से शुरू हुआ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन 23 जनवरी तक जारी रहेगा। दिल्ली से मौसमी सिंह और कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। इंडिया 360 में अब बात करते हैं अभिनेता सलमान खान की, जिनके लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली था। इसीलिए 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में जोधपुर की सीजेएम के कोर्ट ने भी उनको आज बरी कर दिया। हिट एंड रन, चिंकारा शिकार और अब आर्म्स एक्ट। 18 सालों से सलमान पर कसा कानूनी शिकंजा एक के बाद एक टूटता जा रहा है। बुधवार को शिकार मामले से ही जुड़े आर्म्स एक्ट के केस में भी जोधपुर की अदालत ने 1.5 लाइन का फैसला सुनाकर सलमान को बरी कर दिया। सलमान, आपको कुछ कहना है? जी नहीं। आपको संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। सबूत और गवाह ये साबित नहीं कर सके कि उस रात को आपके पास हथियार थे। आज सलमान खान को 3/25 और 27 आर्म्स एक्ट के दोनों अपराधों से बाइज्जत बरी कर दिया, और अदालत ने ये माना 102 पेज के फैसले में कि अभियोजन पक्ष सलमान के विरुद्ध 3/25 और 27 आर्म्स एक्ट के अपराध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अदालत का फैसला आने के बाद सलमान ने खुशी जाहिर की और बहन अलवीरा से हाथ मिलाया। सलमान ने वहां मौजूद कुछ लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। राजस्थान का विश्नोई समाज इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है। हम चाहते हैं कि इसको हम हाईकोर्ट के अंदर चुनौती में लेके जाएं, और ये मामला रिकॉर्डेड अपराध का था और ऐसे मामलों में बरी हो जाना, ये हमें कभी बात ठीक नहीं लगी। ये केस सलमान के खिलाफ दर्ज शिकार के 4 मामलों में से एक है। चिंकारा के शिकार से जुड़े 2 मामलों में राजस्थान हाई कोर्ट सलमान को बरी कर चुका है, जबकि 2 काले हिरण के शिकार के मामले में तीसरा केस चल रहा है। इसमें भी सलमान को राहत की उम्मीद है, क्योंकि ये मामला भी हथियार रखने से ही जुड़ा हुआ था। जोधपुर से देव अंकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही।